जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस तेरे इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शोकन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आने वाले कुछ दिनों में आपका एस्टेट का एग्जाम होने वाला है और उसके बाद एक सीटेट का एग्जाम होगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि रिट की, डीएसएसबी की, केवीएस की। इन सभी टीचिंग एग्जाम्स में साइकोलॉजी के अंदर आपकी एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको जीन पियाजे ने दिया। तो आज की हम क्लास में जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से 2 से जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो आपके जिंदगी में कभी गलत नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रिट की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, या आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास को पूरा लगाने के बाद आपके पियाजे की थ्योरी में आपको कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके यहां से कोई नंबर कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पियाजे की थ्योरी में, जो पियाजे ने थ्योरी दी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वहां से 5 जगह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं, जो कुछ बातें हैं इन्होंने कही, वहां से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जो इन्होंने महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए थे, जैसे आत्मसात्करण, एसिमिलेशन बोलते हैं जिसको, अकोमोडेशन, साम्य धारण, स्कीमस, स्कीमा, मानसिक क्रियाएं, यहां से एक क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, वहां से एक क्वेश्चन आता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकी आलोचनाओं से, इनकी संज्ञानात्मक विकास के बारे में दूसरे मनोवैज्ञानिकों की क्या धारणा थी, उनके क्या विचार थे, उन्होंने इसके बारे में क्या बातें कही, वहां से एक क्वेश्चन आता है। अक्सर आलोचना से क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा जाता है। एस्टेट के अंदर अक्सर क्वेश्चन आत्म सात्करण, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन यानी कि साम्य धारण, मानसिक संक्रियाएं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी जो 4 अवस्थाएं दी है संज्ञानात्मक विकास की, वहां से। और जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो बनता है पियाजे के सिद्धांत की शिक्षा में क्या महत्व है। तो यहां से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के जो फैक्ट हैं उनके बारे में, कि किसके बारे में, बुद्धि के बारे में पियाजे ने क्या कहा है, अधिगम के बारे में पियाजे ने क्या कहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फैक्टों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे क्या थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इस प्रकार का क्वेश्चन डीएसएसबी में भी पूछा जा चुका है पीआरटी के अंदर। जैसे उन्होंने पूछा था कि फ्रोबेल कहां के रहने वाले थे, तो हो सकता है अब की बार एस्टेट में आपसे पूछ ले या सीटेट में आपसे पूछ ले कि पियाजे कहां के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे थे जो वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन ये एक जीव शास्त्री थे। वो क्या थे? एक जीव शास्त्री थे, जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक काम किया। लेकिन इनकी रुचि बढ़ी मनोविज्ञान के ऊपर, बाल विकास के अंदर, और वहां पे इन्होंने बहुत सारे काम किए और अपना नाम चरम पर पहुंचाया। वे अल्फ्रेड बीने, आपने बुद्धि के चैप्टर में पढ़ा होगा अल्फ्रेड बीने के बारे में, तो वही अल्फ्रेड बीने जिनके साथ ये उनकी प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे। जी हाँ, किस पर काम कर रहे थे? बुद्धि परीक्षणों पर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे किसके साथ काम कर रहे थे? तो अल्फ्रेड बीने के साथ बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे। और वहीं पर उसी समय बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास पर कार्य करना उन्होंने शुरू किया। अल्फ्रेड बीने के साथ जब वो बुद्धि परीक्षणों पर काम कर रहे थे, तभी से उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कार्य शुरू किया। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि वो किसके साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कब मनोविज्ञान के ऊपर, कब संज्ञानात्मक विकास के ऊपर काम करना शुरू किया। तो ये लगभग तिथि थी 1920 के आसपास की, तो जब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर कार्य शुरू किया।
1923 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी जिनका नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। उसके बाद इन्होंने स्वयं के पुत्र और पुत्री का निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। इनके पुत्र का नाम था लॉरेंट और पुत्री का नाम था ल्यूसीन और एक का नाम था जैकलिन। तो दो पुत्री और एक पुत्र के ऊपर उन्होंने उसके बिहेव का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, उनकी जांच की, उनको नोट किया और नोट करने के बाद मनोविज्ञान को क्या किया, आगे बढ़ाया और वो सभी बातें अपने संज्ञानात्मक विकास में नोट की। उसके बाद इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलती है वह यह है कि बालकों में वास्तविकता का स्वरूप, क्या वास्तविकता का स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करती है। क्या जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करते हैं और खोज करने की शक्ति होती है, वो बालकों के ना तो सिर्फ परिपक्वता पर और न सिर्फ अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों अंतःक्रिया, परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्धारित करती है, अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। सीधा सा किसी ऑप्शन में आ जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और उनमें से एक में होगा कि इनमें से पियाजे ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, या पियाजे के बारे में कौन सा सही है या कौन सा गलत नहीं है। तो पियाजे ने जो बच्चे वास्तविकता के स्वरूप को समझते हैं, वो अपने परिपक्वता और अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के दोनों की अंतःक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा ही विकास और वृद्धि के टॉपिक से आता है कि विकास निर्भर करता है, विकास निर्भर किस पर करता है, वातावरण और आनुवंशिक दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, न कि उनके योगात्मक पर, यानी कि उनमें गुणात्मक जो होता है, योग गुणात्मक होता है, उस पर निर्भर करता है। आगे पियाजे के अनुसार, पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, यानी कि वो एक्टिव होते हैं, खुद अपने आप ही अन्वेषण करके एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह। क्या कहा पियाजे ने, नन्हे वैज्ञानिक, यानी कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और खुद वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी कि खुद अन्वेषण करके, खोज करके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो किसने कहा है? पियाजे ने कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और कैसे करते हैं? सक्रिय ज्ञान करके, यानी कि एक्टिव होके, एक वैज्ञानिक के तौर पर खोज करके। बुद्धि के बारे में पियाजे ने कहा, बुद्धि वह है जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें। इसके अलावा इन्होंने बुद्धि को जन्मजात और अर्जित भी कहा, यानी कि जन्मजात और अर्जित भी कहा इन्होंने। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, इनमें से पियाजे के बारे में सही बात है या सही बात नहीं है? नहीं के क्वेश्चन अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर एस्टेट में या सीटेट में पूछे जाते हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं। तो जहां भी आपको नहीं के क्वेश्चन मिले तो आपको नहीं को सर्कल कर लेना है ताकि आप गलत ना करें। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने। एक में दे देगा कि पियाजे के अनुसार वास्तविकता का स्वरूप परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। एक दे देगा कि बुद्धि, पियाजे के अनुसार बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित नहीं। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि पियाजे ने बुद्धि को जन्मजात के साथ साथ अर्जित भी कहा। उसके बाद पियाजे के अधिगम की सैद्धांतिक व्याख्या पर बल दिया। पियाजे ने अधिगम के बारे में क्या कहा? अधिगम की जो सैद्धांतिक व्याख्या है उस पर बल दिया। तो ये कुछ फैक्ट थे जहां से अक्सर क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन इनडायरेक्टली यहां से आपको काफी मदद मिलेगी। खासकर सीटेट में अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ऑप्शन में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आपको लिखी मिलेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की कि पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अल्फ्रेड बीने के साथ काम किया। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास पर कार्य शुरू किया। 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड इन्होंने पुस्तक लिखी। इन्होंने स्वयं के पुत्र पुत्री लॉरेंट और ल्यूसीन और जैकलिन पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया, जिस वजह से इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
उसके बाद पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा कि वास्तविकता के स्वरूप को समझने के लिए बच्चे अनुभव और परिपक्वता इन दोनों की अंतःक्रियाओं पर निर्धारित है या निर्भर करते हैं। और बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक कहा। बुद्धि को कहा कि हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि क्या करें, और बुद्धि को कहा जन्मजात और साथ साथ में अर्जित, और अधिगम की सैद्धांतिक व्याख्या पर बल दिया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास दिया, संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले हमें इनके द्वारा दिए कुछ संपत्तियों के बारे में समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से संपत्ति दिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले, बिल्कुल आगे हम बात करते हैं पियाजे ने जो महत्वपूर्ण संपत्ति दिए उसके बारे में। यहां से एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा आता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए आपको इन सभी कंसेप्टों को समझना बहुत जरूरी है। तो क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और शेयर बहुत ज्यादा करना है आपको। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन जहां से आने की पूरी संभावना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्ण रूपेण व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संपत्ति हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है अनुकूलन। क्या? अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ, किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, वातावरण के साथ समझन करने की यानी एडजस्ट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे में जन्मजात प्रवृत्ति होती है वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की, अपने आप को समझन करने की। और पियाजे ने कहा कि ये अनुकूलन जो प्रक्रिया होती है वो दो तरह से होती है। वो दो कैसे? इसकी दो उपक्रियाएं बताई उन्होंने। एक बताई आत्मसात्करण और एक बताई समायोजन। यानी आत्मसात्करण और समायोजन से क्या होता है? अनुकूलन करता है बच्चा अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करता है आत्मसात्करण के साथ और समायोजन के साथ, और कई बार इन दोनों का एक साथ भी यूज कर लेता है। तो समायोजन और आत्मसात्करण को हम एसिमिलेशन बोलते हैं और समायोजन को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तो ये शब्द हैं जो आपको इंग्लिश में याद रखने का प्रयास करना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको इंग्लिश में याद करने का प्रयास करना है, क्योंकि इनके अलग अलग शब्द आपको एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। कई बार इनकी बजाय कोई और शब्द दे देगा जिससे आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, तो आपको इंग्लिश में याद करने का प्रयास करना है इनको। तो आत्मसात्करण है और समायोजन है जिनके माध्यम से बच्चा अनुकूलन करता है। आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से एडजस्ट करने के लिए, समझन करने के लिए पूर्व सीखी गई की योजनाओं का, जो उसने पहले जो जीवन में सीखा हुआ है उन योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। बिल्कुल, अगर बच्चा नई चीजें सीखता है तो उसको सीखने के लिए पहले जो उसने सीखा हुआ है उसका सहारा लेता है, और उसी को क्या कहा पियाजे ने? आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा यहां से? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। क्या? पूर्व ज्ञान को यानी कि जो ओल्ड नॉलेज है बच्चे के पास उसको नई, जो न्यू नॉलेज है उसके साथ पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना भी क्या होता है? आत्मसात्करण होता है। इसी डेफिनेशन को मैंने 4 अलग अलग प्रकार से लिख दिया, और 4 के 4 अलग अलग टाइप बिल्कुल सीधे आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, और आपको बिल्कुल भी पजलिंग नहीं होगी और आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या होता है? आत्मसात्करण। ठीक है ना? जैसे यहां कहा था कि समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं को या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी कि पूर्व ज्ञान जो पहले ओल्ड नॉलेज है, जो उसे पहले ज्ञान है, उसके इसके बेस पर नया ज्ञान लेगा। जो नया ज्ञान, नए नॉलेज लेगा बच्चा, वो उसके पुरानी नॉलेज है, जो पहले ज्ञान है, उसके आधार पर लेगा। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा कि पियाजे के अनुसार पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले। इसके अलावा कैसे पूछ सकता है?
नए ज्ञान का अर्जन करना, बिल्कुल नए ज्ञान का अर्जन करना, यानी कि नया ज्ञान लेना, बच्चे के द्वारा नए ज्ञान को लेना या उसको आत्मसात करना। कहते हैं कि हम कोई नई नॉलेज लेते हैं तो कहते हैं कि नई ज्ञान का आत्मसात कर लिया, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आत्मसातकरण। क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण, नए ज्ञान का। क्योंकि नई नॉलेज ले रहा है बच्चा, नई नॉलेज ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण। लेकिन किसके बेस पर, जो उसे पहले ज्ञान है ओल्ड नॉलेज के, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ओन। कैसे याद रखोगे, ओन, ठीक है ना। ओ से ओल्ड और न्यू से न्यू, यानी कि इसमें न्यू जो नई नॉलेज है उसको चेंज करेगा, क्योंकि वो पिछली नॉलेज है, जो उसे पहले जो ज्ञान है उसके बेस पर वो नई नॉलेज को ले रहा है। तो नए ज्ञान का अर्जन करना भी क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। इसके अलावा परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेना, यानी कि यहां पर बच्चा खुद को नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, न कि बच्चा खुद को बदलता है। इसके अलावा समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यही बात मैंने यहां भी बताई थी, यही बात यहां पे है, यही बात यहां पे है, और यही सेम बात यहां पे है। बस इसको थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करना है, समझने की कोशिश करनी है, और यही समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं इस क्लास को लेके, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लेकर। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप पहले भी अगर आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है और आपने पहले भी इसको सीखा है, तो आपको जरूर कुछ नया मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत सारा आपको कुछ सीखने को नया मिलेगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, फिर देखना आप कितने आसानी से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर देते हो। और वो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एस्टेट, सीटेट, रीट या किसी डीएसएसबी के एग्जाम में, तो हर जगह वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं आत्मसातकरण। तो हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर 5 बातें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी कि बच्चा जो भी समस्या का समाधान करता है या वास्तविकता से एडजस्टमेंट करता है, तो वो पूर्व सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है, यानी कि पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना भी क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। नए ज्ञान का अर्जन करना, आत्मसातकरण। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेना, आत्मसातकरण। और समस्या समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेना भी क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं समायोजन या समाविष्टीकरण के बारे में। एस्टेट के अंदर एक बार ये शब्द यूज हुआ था और बच्चे वहां पर पजलिंग हो गए थे कि ये क्या होता है, ये क्या दे दिया पेपर में, जो ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो समष्टीकरण का मतलब होता है समायोजन ही, जिसको हम अकोमोडिएशन कहते हैं। तभी मैं बोलता हूं कि इनको इंग्लिश में याद करके जाना है। तो क्या होता है ये, देखो, नए अनुभवों व विचारों को, जो भी नई नॉलेज या नए अनुभव या नए एक्सपीरियंस ले रहा है, पुराने स्कीमा में परिवर्तन करके नई संरचना के रूप में व्यवस्थित करना। क्या करना, नया कंसेप्ट बनाना, नया पैटर्न बनाना अपने दिमाग के अंदर। यानी कि कोई भी नई नॉलेज लेगा, नया विचार लेगा, तो उसको ग्रहण करने से पहले, उसको अपने अंदर एडजस्ट करने से पहले बच्चा जो उसे पहले नॉलेज थी उसको चेंज करेगा। यहां पर उसने जो नई नॉलेज थी उसको चेंज किया, क्योंकि वो पुरानी नॉलेज के बेस पर उसको ले रहा था। लेकिन यहां पे क्या है बच्चा, ओल्ड प्लस न्यू अगर हम लिखें, तो यहां पे बच्चा ओल्ड नॉलेज को चेंज कर रहा है। किसको चेंज कर रहा है, ओल्ड नॉलेज को। यहां पे न्यू नॉलेज थी उसको चेंज कर रहा है, क्योंकि वो पुरानी के बेस पर क्या है, पहले के ज्ञान के बेस पर नई नॉलेज ले रहा है। लेकिन यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हो, नो। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, नो। क्या लिख सकते हो, नो, यानी कि न्यू प्लस ओल्ड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां नई नॉलेज में ओल्ड नॉलेज जोड़ रहा है और चेंज किस में कर रहा है, ओल्ड नॉलेज में। जो उसका पुराना ज्ञान है उसमें चेंज कर रहा है, यहां पे नई नॉलेज में। तो इसको ऑन से याद रख सकते हो, इसको नो से याद रख सकते हो। इस प्रकार आप आसानी से एग्जाम में इन बातों को याद रख सकते हो। तो क्या होता है, नए अनुभव व विचारों को पुराने स्कीमा का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि, ठीक है ना। स्कीमा मतलब ज्ञान, नॉलेज, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके नई संरचना के रूप में व्यवस्थित करता है, एक नया पैटर्न बनाता है अपने माइंड के अंदर। जैसे कि आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, पहले भी पढ़ी है, आपको ओल्ड नॉलेज है, पहले आपको पियाजे की नॉलेज है। लेकिन अभी आप जो इस क्लास में सीखने जा रहे हो,
तो आप क्या करोगे, नई नॉलेज ले रहे हो, यानी कि जो नॉलेज ले रहे हो वो हो गया आत्मसात करना, यानी जो आत्मसात्मीकरण होता है वो हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ आप पुरानी जो नॉलेज है उसमें भी देखिए, दोबारा सुनिए, आपको पियाजे की थ्योरी आती है, आपने पहले भी कई बार पढ़ी है, कई क्लासें लगाई हैं, बुक से पढ़ा है, आपको पुरानी नॉलेज है इसके बारे में। अब आप ये क्लास लगा रहे हो, मुझसे पियाजे की थ्योरी सीख रहे हो, यानी जो आप नई नॉलेज सीख रहे हो ये क्या हो गया, आत्मसात्मीकरण। आत्मसात्करण यानी कि एसिमिलेशन। क्या हो गया, एसिमिलेशन। आप आत्मसात कर रहे हो नए ज्ञान को, आत्मसात कर रहे हो अपने अंदर आत्मसात कर रहे हो। किसके बेस पे, पुरानी के बेस पे। किसके बेस पे, पुरानी नॉलेज के बेस पे आप नई चीजें सीख रहे हो, तो ये तो हो गया एसिमिलेशन। लेकिन आप साथ में अनुकूलन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपकी पुरानी नॉलेज है जो, उसमें परिवर्तन भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो, परिवर्तन भी कर रहे हो, कि मैंने पहले इतना आता था, अब ये नई बात आ गई तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, जोड़ दिया, नए ज्ञान को जोड़ दिया, ठीक है ना, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया। तो आप साथ में अभी इस समय बैठे हुए भी, क्लास लगाते हुए भी आप एसिमिलेशन भी कर रहे हो और आप अकोमोडेशन भी कर रहे हो, और इन दोनों क्रियाओं से आप क्या कर रहे हो, अनुकूलन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अनुकूलन कर रहे हो, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, इसको और अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं। वह प्रक्रिया जिससे संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सके। संज्ञानात्मक जो संरचना है, यानी कि उसके माइंड में जो नॉलेज जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्या कर रहा है, संशोधित कर रहा है या परिवर्तित कर रहा है। या ऐसे भी लिख सकता है कि वह प्रक्रिया जिससे बच्चा अपने स्कीमा को परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। जिसमें बच्चा अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है, अपने ज्ञान में परिवर्तन करता है, अपने संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन करता है, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन। क्या कहलाता है सर, अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। उसके बाद इसको कैसे पूछ सकता है, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलना। बिल्कुल, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलना क्या होता है, अकोमोडेशन। यहां पे क्या था, बच्चा परिस्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या होता है, परिस्थिति की बजाय अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, तो यहां तक मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलो, तुलनात्मक तौर पे हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन में मिलेंगे और आप पजलिंग होगे, बिल्कुल होगे। मैं अभी कह देता हूं कि आप एग्जाम में पजल हो गए दोनों में कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहां पे क्या करता है बच्चा, पुरानी नॉलेज के आधार पर नई नॉलेज लेता है। यहां पे बच्चा नॉलेज लेता है लेकिन पुरानी में चेंज करता है, अपनी ओल्ड नॉलेज में, यानी स्कीमा में कह सकते हैं, ज्ञान में कह सकते हैं, संज्ञानात्मक संरचना में कह सकते हैं। तो ऐसे वर्डिंग आपको पजल करेंगे, तो ध्यान से सुनना। उसके बाद यहां पर बच्चा परिस्थिति को बदल रहा है, यहां पे बच्चा परिस्थिति की बजाय अपने आप को बदल रहा है। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हम परिस्थिति को बदल लेते हैं और इन्वायरमेंट में अपने आप को, जीवन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, और उसमें जब हम अपसेट होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उस समय हम अपने आप में चेंज करते हैं। और ये जीवन का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला भी है, जो हम पियाजे की थ्योरी से सीखते भी हैं, कि अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए जब हम परिस्थिति को चेंज न कर पाए, ठीक है ना। उसके बाद तो ये बात की हमने एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की। आगे बात करते हैं, तीसरा है साम्य धारण और संतुलनीकरण। चलो, इससे पहले इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कहते हैं, एक बच्चे ने एक कुत्ता देखा, डॉग देखा। जैसे ही बच्चे ने कुत्ता देखा, उसका रंग था काला, तो माँ ने बोला, बेटा ये कुत्ता है। ये क्या है, कुत्ता है, ये डॉग है, ठीक है ना। बच्चे ने आत्मसात कर लिया कि ये ब्लैक रंग का है, ये क्या है, कुत्ता है, ठीक है ना। अब उसको नॉलेज होगी कि ये कुत्ता है, डॉग है। अब जैसे ही एक सफेद रंग का कुत्ता उसके सामने आया, तो बच्चे ने देखा, भाई जो उसे ओल्ड नॉलेज थी उसके आधार पर क्या सोचा, क्या सीखा, क्या अनुभव किया कि ये कुत्ता है। लेकिन साथ साथ ये हो गया आत्मसात। क्या हुआ, आत्मसात, एसिमिलेशन किया इन्होंने कि ये भी कुत्ता है। लेकिन उसके बाद उसने साथ में ये भी किया कि कुत्ते सिर्फ काले नहीं सफेद भी होते हैं, कुत्ते सिर्फ काले नहीं सफेद भी होते हैं। तो ये उसने किया अकोमोडेशन। क्या किया, अकोमोडेशन, यानी कि पहले उसने पुरानी नॉलेज के आधार पर नई नॉलेज ली,
और उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अनुकूलन करने के लिए कुछ पुरानी नॉलेज में परिवर्तन भी किया। तो ये हो गया वहां पर समायोजन। क्या हो गया? समायोजन। जैसे कि एक बच्चा है, खाने की क्रिया से परिचित होता है। क्या होता है? खाने की प्रक्रिया से परिचित होता है, क्योंकि बच्चा जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो उसके बाद से वो खाना शुरू कर देता है, दूध पीना, माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। तो जो भी उसके हाथ में आएगा उसको वो क्या करेगा? मुंह में लेगा। पेन आए, उंगली आए, जो भी चीज आए, खिलौना आए, वो मुंह में लेगा। यानी कि बच्चा खाने की क्रिया से परिचित है, जानता है, उसके माइंड में, उसके स्कीमा में नॉलेज है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में कोई चीज आई उसने उसको मुंह में लिया। यानी कि वो किससे कांटेक्ट कर रहा है? अपने पुरानी नॉलेज, खाने की क्रिया से जोड़ रहा है। खाने की क्रिया से जोड़ रहा है, नई क्रिया को खाने की क्रिया से जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? एसिमिलेशन। क्या हो गया सर? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, बिल्कुल। इससे ज्यादा आपसे कोई और गहराई से पूछे भी नहीं गा, यहां से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं आपको, 100% आपको गारंटी देता हूं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं साम्य धारण और संतुलनीकरण। ठीक है ना? साम्य धारण भी आ सकता है, संतुलनीकरण भी आ सकता है। ठीक है ना? देखो साम्य धारण क्या होता है। साम्य धारण, पियाजे कहते हैं, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन तथा समायोजन यानी कि अकोमोडेशन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है, यानी इनमें बैलेंस बनाता है। कई बार क्या होता है, बच्चे के सामने, बच्चे क्या, हमारे सामने भी कई बार ऐसे अनुभव आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके बारे में हमें ना तो पुरानी नॉलेज है, ताकि उसके बेस पे कोई नई नॉलेज ले ले। बिल्कुल फ्रेश चीज आ जाती है। क्या आ जाती है? बिल्कुल फ्रेश चीज आ जाती है। तो उस समय हम उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उस समय हम अकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों प्रक्रियाएं साथ में करते हैं और अपना जो इन्वायरमेंट में अपने आप को अनुकूलन करते हैं, अपना संतुलन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्या? जब व्यक्ति, कोई बच्चा कोई नया अनुभव से परिचित होता है जिसके बारे में उसे पुरानी नॉलेज नहीं है, तो उस समय बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन दोनों एक साथ करता है। उसी को बोलते हैं साम्य धारण या संतुलनीकरण। साम्य धारण या संतुलनीकरण। ठीक है ना? उसके बाद इसको और किस तरह से पूछ सकता है साम्य धारण को? देखिए, जब बच्चा नया काम करता है, ठीक है, तो उसकी मानसिक प्रक्रिया, जो मेंटल प्रोसेस होती है, मेंटल ऑपरेशन होता है, असंतुलित हो जाता है। बिल्कुल, अगर हम कुछ नया काम करेंगे एक बार तो अपने आप को अनकंफर्टेबल समझेंगे। इसे दूर करने के लिए वह आत्मसातकरण और समायोजन दोनों का सहारा लेता है, यानी अपने अनुभव का सहारा लेता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य धारण। जहां भी आपको ऑप्शन में मिले साम्य धारण, तो आपको एक बात सोचनी है कि क्या, कि बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन दोनों एक साथ करेगा। क्या करेगा? दोनों एक साथ करेगा। ठीक है? उसके बाद अब यहां पर एक शब्द आया था, मानसिक संज्ञानात्मक संरचना। तो देखिए, संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक अक्षमताओं के सेट को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक संरचना। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक अक्षमताओं को के सेट है जो, उसको संज्ञानात्मक संरचना कहा है पियाजे ने। ये सभी बातें हम अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहे। स्पष्ट कर दूं कि मैं ये सभी बातें किसने कही हैं? पियाजे ने कही हैं। कहीं अपना व्यू लगाने लग जाओ। ये सभी बातें पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दी है। यहां हम अपना व्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ये सभी बातें लिखित हैं, पियाजे ने दी है, तो सेम टिक टॉक ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है? उसके बाद मानसिक संक्रिया क्या होती है, यानी कि मेंटल ऑपरेशन क्या होता है? समस्या समाधान पर चिंतन करना। क्या होता है? समस्या समाधान। कोई समस्या आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, उसको सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो थिंकिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मानसिक संक्रिया। क्या करेंगे? मानसिक संक्रिया। या इसी को हम बोल सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना का एक्शन में होना। संज्ञानात्मक संरचना का, ये जो हमने अभी पढ़ी, ये संज्ञानात्मक संरचना है, उसका एक्शन में होना ही क्या होता है? मानसिक संक्रिया होती। क्या होती है? मानसिक संक्रिया। संज्ञानात्मक संरचना का एक्शन में होना। चिंतन के लिए जो हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं ना, जो तो चिंतन करते हैं, तब हमारी मेंटल प्रोसेस शुरू हो जाती है, हम सोचना शुरू कर देते हैं, और उसी को बोलते हैं मानसिक संक्रिया। क्या बोलते हैं? मानसिक संक्रिया। उसके बाद जो जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्किमस। क्या? स्किमस।
एक स्कीमा है, एक स्कीमस है, दोनों में फर्क है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। स्कीमस क्या होता है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। व्यवहारों का, अपने बिहेव का कोई संगठित पैटर्न जिसे हम आसानी से दोहरा सके, यानी कि ऐसे काम जो हम रोज रूटीन में करते हैं, तो हम रूटीन में करने के साथ साथ हमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं होती और हम उसको जल्दी 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 दोहरा लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है रोज, तो स्कूल में जाने से पहले वो नहाता है, ब्रश करता है, ठीक है ना, उसके बाद वो खाना खाता है, उसके बाद क्या करता है, अपना बैग पैक करता है, उसके बाद अपने स्कूल बस में चढ़ के स्कूल चला जाता है। तो हर रोज ये पैटर्न दोहराता है, हर रोज ये पैटर्न दोहराता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्कीमस। क्या बोलेंगे? स्कीमस। अपने व्यवहार का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जिसे आसानी से दोहराया जा सके, यानी कि ऐसी आदत बन चुकी है उस बिहेव की, उस व्यवहार की, जिसको हम आसानी से दोहरा सकते हैं। इसी को दूसरे हिसाब से देखें, किसी काम को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, यानी कि फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? फैक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपके सामने ए बी सी डी ऐसे मिलेंगे। तो किसी काम को करने के हमारे पास विभिन्न प्रकार के फैक्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमस। क्या बोलते हैं? स्कीमस। उसके बाद इसको और कैसे पूछ सकता है? मानसिक संक्रियाओं। मानसिक संक्रिया क्या? यहां हमने पढ़ा मानसिक संक्रिया क्या होता है? चिंतन करना या संज्ञानात्मक संरचना का एक्शन में होना। तो स्कीमस मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप। क्या? जो हमने जो यह मानसिक संक्रिया की, किसी समस्या के समाधान के लिए जो चिंतन किया, अब मैं कुछ सोच रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये समस्या सोल्व करनी है, आप भी सोच रहे हो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, और जैसे ही माइंड में सोल्व हो जाए उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त भाषा के रूप में, भाषा के माध्यम से हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम? स्कीमस। क्या बोलेंगे? स्कीमस। क्या बोलेंगे? स्कीमस। मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप, जो हमने चिंतन किया उसको भाषा के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको रिप्रेजेंट, यानी कि बोल देना, अभिव्यक्त करना। स्कीमा का बहुवचन क्या होता है? स्कीमस। स्कीमस क्या होता है? स्कीमा का बहुवचन होता है। स्कीमा का बहुवचन स्कीमस होता है, ना कि स्कीमस का बहुवचन स्कीमा। नाउन में आपने पढ़ा भी होगा, एस लगने से क्या होता है? बहुवचन। स्कीमा का बहुवचन स्कीमस है, तो ये हमने पढ़ा स्कीमस के बारे में। स्कीमा क्या होता है? यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है। देखो, ऐसी मानसिक संरचना जिसका, क्या मानसिक संरचना, आप समझते हो ना मानसिक संरचना, संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे कि हमने कोई नॉलेज ली, अभिज्ञान लिया, ठीक है ना, किसी समस्या के बारे में हमें नॉलेज है कि इस समस्या का समाधान कैसे होता है, और उसी प्रकार की समस्या जब जीवन में कहीं दूसरे स्थिति में आ जाए, दूसरी परिस्थिति में, दूसरे इन्वायरमेंट में हम जाते हैं और सेम वैसी ही स्थिति हमें, वैसी ही समस्या हमें वहां मिल जाती है, तो हम एकदम से अपनी मानसिक संरचना का प्रयोग करेंगे और उस समस्या को जैसे पहले समाधान किया था वैसे ही उसका समाधान कर देंगे। जैसे पहले समाधान किया था उस ज्ञान का वहां पे प्रयोग कर देंगे दूसरी जगह, तो ये हो गया सामान्यीकरण। क्या हो गया? सामान्यीकरण। एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी सेम जगह पर सीखे, मतलब समस्या में उसका यूज करना, क्या होता है? सामान्यीकरण। मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके क्या होता है? स्कीमा होता है। स्कीमा एक मानसिक क्रियाओं के लिए एक संगठनात्मक संरचना होती है। बिल्कुल क्या होती है? स्कीमा एक मानसिक क्रियाओं के लिए एक संगठनात्मक संरचना होती है। यहां से आप पजल होगे, क्योंकि स्कीमा के बारे में आपको ये लाइन लिखी मिलेगी और आप बिल्कुल पजल हो जाओगे कि ये क्या कह दिया इन्होंने, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं एक शब्द बताता हूं, इसके लिए आप इंग्लिश में याद रखना, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। चलो एक बार साथ में बोल दो, याद रह जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। स्कीमा क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है, हमारी नॉलेज का, हमारे ज्ञान का भंडार है। क्या है? भंडार है। तभी तो मैंने स्कीमा को क्या कहा था? ज्ञान। स्कीमा को हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्ञान, नॉलेज भी कह सकते हैं। तो स्कीमा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। स्कीमा एक मानसिक क्रियाओं के लिए एक संगठनात्मक संरचना है। एक संगठनात्मक संरचना है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। आपको स्कीमा जहां भी दिखे, आपको एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में जरूर देख लेना है कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जिसके द्वारा, क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है स्कीमा, जिसके द्वारा बच्चों में विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की एक सामान्य अंतःशक्ति होती है। क्या होती है? विशेष ढंग से बच्चा कोई क्रिया करेगा जिसके माध्यम से वातावरण उद्दीपकों के बारे में सोचते, समझते और प्रत्यक्षण करते हैं। क्या होती है? स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज होती है, जिससे बच्चा क्या करेगा? उद्दीपन के प्रति एक विशेष अनुक्रिया करेगा।
उसके बाद स्कीमा को और कैसे पूछ सकते हैं, देखिए व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के साथ अपने खुद के ढंग, अपना खुद का ढंग होता है, क्या होता है, खुद का ढंग होता है, के अनुसार व्यवहार करना क्या होता है, स्कीमा। व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे परिस्थिति हो किसी भी प्रकार की, तो उनके साथ खुद के ढंग के अनुसार व्यवहार करना। देखो अब कोई समस्या आ गई, उसी समस्या के सामने मैं अपना अलग तरीके से बिहेव करूंगा, आप सेम वैसी समस्याओं में आप अलग बिहेव करेंगे, और कोई तीसरा होगा तो वो अलग बिहेव करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी खुद का ढंग, खुद का तरीका, खुद का तरीका, किसी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति के प्रति खुद के तरीके से व्यवहार करना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। स्कीमा को उद्दीपन अनुक्रिया भी कहता है। साइकोलॉजी में स्कीमा को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी में स्कीमा को उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है। यानी कोई उद्दीपन है और उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। ऐसा साइकोलॉजी में कहा गया है। बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम में जो मैंने वर्ड बताए हैं आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने बताया है कि आप गलतियां करोगे, आप विशेष तौर पर करोगे। अगर आपने ये क्लास लगाने के बाद आपने अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की जो मैं क्लास लूंगा इसके बाद, अगर वो आपने नहीं लगाई, उस क्लास में मैं बताऊंगा कि आपको यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैंने बताया है, जो नॉलेज मैंने आपको दी है और आपने उसको एसिमिलेशन किया है, आत्मसात किया है, उसका आप सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो एमसीक्यू की क्लास नहीं लगाई। तो उसमें मैं आपको बिल्कुल एक एक बात मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप किस प्रकार की गलतियां करोगे। तो यहां से 2 से 3 नंबर आपके मैं जरूर पक्के करवा के मानूंगा। बिल्कुल आप विश्वास रखिए, यहां से मैं आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद संरक्षण, पियाजे ने संरक्षण का कंसेप्ट दिया। संरक्षण क्या होता है पियाजे के अनुसार, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की अक्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों के परिवर्तन में से अलग करने की अक्षमता क्या कहलाती है, संरक्षण। इसको मैं आगे जो स्टेज कराऊंगा, स्टेज करेंगे हम संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं करेंगे, वहां पर मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा। फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता, जो चेंज हो रहे हैं जो नहीं हो रहे, दोनों को पहचानना एवं समझने की अक्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, अगर किसी वस्तु के रंग या उसके आकार में चेंज कर दें, जैसे कि पानी होता है, गिलास से हम किसी छोटे गिलास में डाल दें या लंबे गिलास में डाल दें, तो वो जो परिवर्तन हुआ है उस वस्तु के तत्वों से परिवर्तन से अलग करने की अक्षमता की, उस परिवर्तन के द्वारा क्या उस वस्तु में चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या उसकी उतनी ही मात्रा है। तो चलिए यहां तक हमने बात की दूसरे हमारे क्वेश्चन के बारे में, जहां से अक्सर सीटेट में तो बिल्कुल पूछा जाता है, डीएसएसबी में यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एस्टेट में यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ यहां से 2 क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। पियाजे से वैसे मैंने कहा कि 2 से 3 नंबर आते हैं, वो साइकोलॉजी में आते हैं। इसके अलावा मैथ में, एसएस में या साइंस में भी पियाजे की थ्योरी एजुकेशन वे से दे सकता है, तो वहां भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, बिल्कुल पसंद तो आई ही होगी, क्योंकि मैंने इतना जोर लगा के आपको समझाया है, एक एक चीज कैसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने अलग से आपको समझाया है। इन सभी बातों का मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, वहां भी आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे इनका प्रयोग करना है, क्या क्या आप एग्जाम में गलती करोगे और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अगली क्लास तक आप ये रीड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।